एक वर्ष पहले ही आपको असदुद्दीन ओवैसी साहब ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। क्या इसका लाभ आपको मिलते हुए दिख रहा है? देखिए, एक वर्ष पहले क्या सवाल ये पैदा होता है कि एमआईएम ने सीमांचल के इस पसमानदा और मजलूम इलाके के लोगों के मसाइल को उठाने की जिम्मेदारी अपने सर पर ली है। और पिछली जुलाई में जब ओवैसी साहब यहाँ तशरीफ लाए थे तो उन्होंने मेरी उम्मीदवारी का बरमला ऐलान कर दिया है। और यकीनन है कि मेरी पार्टी की जो खिदमात हैं, हम लोगों का जो सामाजिक संपर्क है, यहाँ के जो मसाइल हैं, इस पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, यकीनन है कि इससे फायदा होगा और फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है। ये माना जाए कि आप एक वर्ष पहले घोषित हो गए, अभी आपके साथ सामने वाला कोई प्रत्याशी नहीं है, ना ही एनडीए की तरफ से है, ना ही महागठबंधन की तरफ से है। तो जब ये सामने में मैदान में उतर जाएंगे तो उस समय में आपको क्या लगेगा? देखिए, सच्ची बात तो ये है कि अभी गठबंधन में और एनडीए में उन लोगों को ये घबराहट है कि हम किनको उतारें। उनको तो कायदे का कोई उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा है, वो अभी इस मंथन में लगे हुए हैं। और मामला मेरी अपनी शख्सियत का नहीं है, जनता के फैसले का है। जनता ने अब की बार जो हम लोगों की मुलाकात रहती है, जो हमारी सभाएं होती हैं, उससे अंदाजा ये होता है कि लोगों ने एक तरफा फैसला किया है। इसलिए उसका मामला क्या है, ये उनका मामला हो जाना है। हम तो जनता के दरमियान में हैं, जनता के मसाइल से लड़ते हैं, जनता के फैसले को हम इस्तेमाल करते हैं। जनता का एक तरफा फैसला है आपकी बात हमारे लिए। आप अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? मैं तो इस वक्त प्रतिद्वंदी किसी को नहीं मानता हूं। सब मिलकर लड़ेंगे मेरे खिलाफ, मैं तन्हा लड़ूंगा यहाँ के मसाइल के लिए। कोई अपनी पार्टी की गुलामी करने के लिए लड़ेगा, कोई दिल्ली की फरमाबरदारी में लड़ेगा, कोई पटना की फरमाबरदारी में लड़ेगा। मैं सीमांचल की जनता के मसाइल, सीमांचल के जनता के परेशानी और सीमांचल के आने वाली नस्लों के मसाइल के लिए लड़ूंगा। इसलिए मेरी लड़ाई क्या, पूरे सिस्टम के साथ मेरी लड़ाई है, मेरे सिस्टम के साथ, मौजूदा के सिस्टम के साथ मेरी लड़ाई है। लोगों का मानना है कि आपने पार्टी बहुत बदली, राजद से जदयू में आए, जदयू से ईआईएम में आए, तो अब ईआईएम से अगला किस पार्टी की ओर जाने का आपका ये है? देखिए, ये सवाल तो उन लोगों से भी कर लीजिए जो लोग मेरे मध्य मुकाबिल में आना चाहते हैं। बिहार में कौन ऐसा लीडर है जो एक ही पार्टी में मुकीम होकर रह गया है दो चंद के अलावे? सभी लोग, किसी ने पार्टी बदला, किसी के अब्बाजान ने पार्टी बदली है। कौन देता है? किसके बारे में मुझे बता दीजिए जिसने पार्टी नहीं बदला हो। मामला ये है कि मैं पार्टी के वसूलों की भी कदर करता हूं, लेकिन पार्टी से बड़ी चीज हमारे लिए जनता है, अवाम है। अवाम के मसाइल को हल करने के लिए मैं राजद में भी था, 15 दिन के लिए जदयू में भी आया। राजद में भी जब रहा तो सीमांचल के मुद्दे मेरे पेशे नजर रहे। मैं जदयू में भी गया तो सीमांचल के मसले को हल करने के लिए गया। और आज भी यहां जो खड़ा हूं, सीमांचल के मसले को हल के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं जो कुछ भी खिदमात कर रहा हूं, वो सीमांचल मेरे पेशे नजर है। किसी पार्टी का झंडा का लंबरदार मैं नहीं हूं। और मैंने ये देखा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बड़ी दयानतदारी के साथ न सिर्फ हैदराबाद और तेलंगाना के, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मजलूमों के, दलितों के, अकलियतों के एक वाहिद ऐसे लीडर हैं जो बेखौफी के साथ लड़ रहे हैं। और सीमांचल में इस वक्त 72 सालों आजादी के बाद से लेकर इस वक्त तक जो हमारे साथ जुल्म हुआ है, नाइंसाफी हुई है, सबसे घनी नदियां हमारी, सबसे पुल कम हमारे, बीमार हम सबसे ज्यादा, हॉस्पिटल कम हम सबसे हमारे, बच्चे नाखानदा हमारे, स्कूल हमारे यहाँ नहीं, कॉलेज हमारे यहाँ वीरान हो गया है, मजदूर हमारा पंजाब जा रहा है, हरियाणा जा रहा है, दिल्ली के होटलों में पोछा मार रहा है, रोजगार का कोई मौका हमारे लिए नहीं है। और सारे मुराद किसके लिए है? मैंने सीमांचल के लोगों को जगाया है कि आपने पिछले आजादी से लेकर इस वक्त तक आपने वोट डाला किसी की हुकूमत बनाने के लिए, किसी की हुकूमत को गिराने के लिए, किसी की हुकूमत को बचाने के लिए। और क्या हुआ? आप नहीं बच सके, ना आप अपनी तकदीर बदल सके। आपके वोट में अगर किसी की हुकूमत बनाने की ताकत है तो आपके वोट में अपने बच्चों की तकदीर संभालने की भी ताकत है। और अब की बार आपका वोट, सीमांचल का वोट, किशनगंज पार्लियामेंट्री हल्का का वोट अपने बच्चों की, अपने नस्लों की तकदीर की भलाई, अपने नदियों के पुल, अपने सड़कों की तामीर और अपने बीमारों की दवा और सेहत की लड़ाई पर है। इसलिए ये लड़ाई हमारी है, जनता ने इसका इस्तेमाल किया है। ये जिम्मेदार इसका कौन है? सीमांचल की पासवानदी, किशनगंज जिले की पासवानदी का जिम्मेदार किसे मानते हैं? जिम्मेदार यहाँ की लीडरशिप है, यहाँ की क़यादत है कि यहाँ के लीडरों ने यहाँ के लोगों का वोट लिया,
लेकिन वोट लेकर वो पार्टी के जाकर गुलाम बन गए, यहाँ के लोगों के तर्जुमान नहीं बन सके, इसलिए मामला उनका रहा। एक एक लोग अपने जमाने में मिनिस्टर बन करके रहे और उसके मिनिस्ट्री का कोई सबूत नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए जाकर लोगों ने लाल बत्ती को संवारा, अपने खानदान को संवारा, अपने बच्चों को संवारा, लेकिन जिस जनता ने उन्हें वोट देने का काम किया उनके बारे में कभी भला नहीं सोचा। आप चलिए मेरे साथ, अभी आप पोठिया से ताल्लुक रखते हैं, चलिए आपका मैं पोठिया दिखाता हूं आपको। आप खरखड़ी घाट पर पार हुई, आप पश्चिम की तरफ देखिए, पूरब की तरफ भी देखिए, खारूदा, खरखड़ी, ये नदियों में दोनों घाट में रोजाना 3 से 4 हजार आदमी कश्ती में जान हथेली पे लेकर पार हो रहे हैं। सैलाब के दिनों में मां मरती है, दवा नहीं ले पाते हैं वो, और आज तक वहां पर पुल नहीं बन पाया। और इन बेईमानों ने, जो लोग दिल्ली और बॉम्बे में बैठे, दिल्ली और पटना में बैठे हुए हैं, इन बेईमानों ने हमारा वोट लिया। किसी ने दिल्ली को संवारा, किसी ने दिल्ली के अतराफ को संवारा, किसी ने पटना को संवारा, किसी ने नालंदा को संवारा। हमारी तकदीर के बारे में कोई नहीं सोचा। आपने देखा पटना में गंगा नदी पर 3 बड़े पुल बने हुए, चौथा पुल सैंक्शन हुआ। अभी भागलपुर में पुल सैंक्शन हुआ, दूसरा पुल सैंक्शन हुआ गंगा नदी पर। हमारी छोटी नदी, आप जाइए बस्ता जाइए, बहराकोला जाइए, आप कोल्हा जाइए, आप इन जगहों पर जाकर के आप देखेंगे, उधर दुधौटी का इलाका भी देख लीजिए आप, किशनगंज से एक्चुअल रोड डिस्टेंस उसका 12 किलोमीटर है। अब पुल नहीं बनने की वजह से आज उनको 70 किलोमीटर की दूरी पर किशन जाना पड़ रहा है। पूरा दिन बर्बाद जाता है। कहते हैं लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बेईमान लोग जो नारा दे रहे हैं, तो ये बेईमानों से मैं पूछना चाहता हूं, तुमने मेरे नदी पर पुल नहीं दिया और पुल के उस पार तुमने स्कूल नहीं दिया। जब बेटी पैदा होती है तो मरती है, जो बचती भी तो पढ़ेगी कैसे, तुमने स्कूल नहीं दिया, स्कूल आने के लिए तुमने सड़क नहीं दिया। यही वजह है कि आपने सुना भी होगा, अभी हमारा जोरदार धरना होने जा रहा है उसी जगह पर जिसका मैंने तस्करा किया कि हमें पुल दो। मैंने टैक्स दिया, तुमने पुल नहीं बनाया। और जब तुम पुल नहीं बनाए, सरकार का काम था पुल बनाना, आपने पुल नहीं बनाया। जब उस नदी पर जान हथेली पे लेके हम उतर रहे हैं, तो अब उस पर जुर्माना हमसे ले रहे हो। पीपा पुल बनाते हो क्या? आरा के लिए पीपा पुल बनेगा? छपरा के इलाके में पीपा पुल बनेगा? मुद्दे की बात है, मुद्दे पे आते हैं। बिल्कुल मुद्दे की बात कर रहा हूँ। इससे पहले भी, हाँ, इससे पहले इस बार आपको वोट लेना है। हाँ, लोग कहेंगे कि वोट लेना है इसलिए ये मुद्दे रखते हैं। हाँ, हमारी मुद्दा है कि इससे पहले आपने वोट दूसरों को देने का काम किया था। हाँ, तो सुनिए, मैं जी बिल्कुल जनाब आली, आपको मैं बताऊं, मुझे तलाश थी ऐसे पार्टी की। बेटा नहीं था गोद में शादी के 12 साल तक, तो लोग भतीजा और भांजे को गोद में लेता था, लेकिन अपना बेटा हो गया तो अपने बेटे को गोद में लेता है। मुझे तलाश थी ऐसी पार्टी की जो मेरे दर्द की दवा बन सके। कल तो कोई पार्टी नहीं थी, लेकिन मैं राजद में भी था। आप चलिए गलवा मेरे पास, 600 लोगों की आबादी है, मैंने 6 करोड़ का पुल बनवाया। आप करें मुद्दे, किशनगंज में सिर्फ 17 हाई स्कूल थे, मैंने मुद्दे की लड़ाई लड़ी और कहा कि हमारे बच्चों को 13.5 लाख की आबादी वाले मुंगेर में आप 88 हाई स्कूल दोगे, मेरे 17 लाख की आबादी में सिर्फ 17 हाई स्कूल दोगे। मैंने राजद में रहते भी लड़ाई लड़ी और 30 हाई स्कूल एक ही दिन कैबिनेट ने सैंक्शन किया। ये तारीख का एक हिस्सा है, आप कहां भूल जाएंगे। आप जमीन की लड़ाई लड़ने में अलीगढ़ की आए पूरा कारवा लड़ा था, लेकिन असेंबली में मेरे जुमले सुन लीजिए, मैंने नीतीश कुमार जी से कहा था कि साहब आप बिहार के विशेष राज्य की लड़ाई लड़ते हो मुख्यमंत्री जी, ये आपका छलावा है या ईमानदाराना कोशिश है, तो समय बताएगा। और समय है कि छलावा हुआ। जिस भाजपा से वो कह रहे थे थाली बजवा रहे थे पूरे बिहार में, बजवाया कि नहीं? बिहार के विशेष राज्य के दर्जे, आज तो बैठे हुए भाजपा के गोद में, क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाया? मैंने कहा था कि अगर दिल्ली ने बिहार की हकमारी की है तो हर बिहारी का दिल तड़पता है, लेकिन पटने में बैठकर आपने जो सीमांचल की हकमारी की है, सीमांचल का दिल कितना तड़पता है। आज हमको बीमार के लिए भी प्लान करना पड़ रहा है, पटना जाना पड़ रहा है, आज हैदराबाद जाना पड़ रहा है, दिल्ली जाना पड़ रहा है। बच्चे पढ़ने के लिए भी जाएंगे तो प्लान, मजदूरी के लिए जाएंगे तो प्लान। हमारा रखा क्या यहाँ पर पड़ा है? हम इन मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं उन पार्टियों में भी था, मैं 15 दिन के लिए भी किया था जदयू में, तो सीमांचल की तब्दील की भलाई के लिए किया था। मैंने बलि भी दी तो सीमांचल के हित में बलि दी है, और आज खड़ा भी हूं तो मेरी राजनीति सीमांचल है, सीमांचल है, सीमांचल की जनता है, यहाँ की पीड़ा है, यहाँ का दर्द है, यहाँ के मसाइल। लेकिन आप जिस पार्टी को लेके आए हैं, जिस पार्टी के साथ खड़े हैं, ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात करती है। जिस देश में मुसलमानों की प्रतिशत 14% आबादी हो और उस देश में सिर्फ मुसलमानों की बात करके क्या लगता है आपको? तो ये फैलाई हुई गलतफहमी है, और मैं आपको भी कहूंगा कि मेरे लीडर के बयानात, मेरे लीडर के पार्लियामेंट के सवालात, मेरे लीडर के बहस को आप देख लीजिए। आज मैं तो लोगों को कहता हूं कि आंखों की पट्टी खोलिए और देखिए देश में सबसे बड़ा दलित कौन? सबसे बड़ा दलित अंबेडकर जी की फैमिली, जिसने संविधान को रचा, और अंबेडकर जी का पौत्र, उनका पोता
प्रकाश अंबेडकर आज मेरे साथ है, मेरा गठबंधन हुआ अभी औरंगाबाद में। आपने देखा केसीआर साहब कौन है, कलमा पढ़े हुए हैं क्या, उनके साथ मेरा गठबंधन है। आप ये बिमुला के साथ ज्यादती होती है, मेरा नेता बोलता है किसके साथ जुल्म हुआ। और ये शब्द आज तक पार्लियामेंट के दरो दीवार ने नहीं सुना कि भीमराव अंबेडकर को अगर श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो दलितों के बेटों को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाओ। आखिर सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, हम सिर्फ मुसलमानों की नहीं, हम दलितों की, वंचितों की, महरूमों की, मजलूमों की और अकलियतों की आवाज है। मैं डॉक्टर के यहाँ जाता हूं, अंगूठे में मेरा जख्म है, मैं अंगूठा अंगूठा चिल्लाता हूं तो ये उंगली क्या हमारी नहीं है, चूंकि जख्मी ये उंगली है इसलिए मैं तस्करा करता हूं। अगर मैं मुसलमानों की अकलियतों की बात करता हूं तो पूरे बिहार में सबसे ज्यादा पिछड़ा किशनगंज है। मैं किशनगंज की बात करता हूं, मैं सीमांचल की बात करता हूं। सीमांचल के लिए धारा 371 के तहत जो प्राइवेट बिल पेश किया हमारे नेता ने पार्लियामेंट में, क्या सिर्फ मुसलमान सीमांचल में रहते हैं? सीमांचल में दलित भी हैं। और हमारा अपना कहना यह है कि दलितों का भी शोषण दोहन जो हुआ है उसका जिम्मेदार मुस्लिम लीडरशिप है। इसलिए कि मुस्लिम लोग यहां से दूसरी पार्टियों के टिकट पर जीत कर गए, लेकिन न मुसलमानों का भला कर पाए न दलितों का भला कर पाए। इसलिए हम लड़ाई लड़े सीमांचल की। हम कहते हैं सीमांचल एक कश्ती की तरह है, कश्ती में मुद्दई और मुद्दालय, वादी प्रतिवादी दोनों बैठता है तो कश्ती के आफियत से किनारे में पहुंचने की दुआ करता है। तो हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, सीधे आ जाते हैं। बिल्कुल आइए। जैसे आपने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी दलितों की भी बात करती है, अकलियतों की करती है, पिछड़ों की करती है। आपने राजद, जदयू इन घरों में रह करके आपने हैदराबाद की बस्ती से उठा करके आप ये आईएम को क्यों बिहार में लेके आए? बिहार में दलितों की बात करने वाला रामविलास पासवान भी है, दलितों की बात करने वाला उपेंद्र कुशवाहा जी भी है, दलितों की बात करने वाला जितन राम मांझी जी भी है, दलितों की बात करने वाला उत्तर प्रदेश के मायावती भी है। इन पार्टियों को पसंद ना करके आपने हैदराबाद की एक पार्टी को उठा करके बिहार में लाके बसा दिया, क्या करें? अच्छा, ये कांग्रेस पार्टी का आपके पोठिया में, आपके अंगन में जन्म लिया था क्या? है मैडम सोनिया की पार्टी, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आपसे पहले बिहार में ये आई, बिहार से पहले वो कल थे, आज दूसरी पार्टी आई, परसों तीसरी पार्टी भी आएगी। इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या? मैं इसलिए था कि इन पार्टियों में मुझको हक इंसाफ नहीं मिला। कांग्रेस और भाजपा दिल्ली के तख्त पर इनकी नजर है और जदयू और राजद इनकी नजर है पटने पर। सीमांचल के बारे में कोई नहीं सोचने के लिए तैयार है। आप पासवान जी को कह रहे हैं, पासवान जी दलितों के कैसे लीडर हो गए? वो भाजपा जो दलितों का शोषण करती हो, वो भाजपा जो दलितों का दोहन करती हो, वो भाजपा जो हिंदू और मुसलमानों को तफरीक करती हो, वो भाजपा जो गाय के नाम पर राम की धरती पर राम के शिक्षाओं को का उल्लंघन करते हुए इंसानों को बलि देता हो, मॉब लिंचिंग करता हो, और उनके साथ जो आदमी बैठा हुआ है उसको कहते दलित का हितैषी, अकलियत का हितैषी है। क्या इनके मुंह में आवाज आई जब अपराधी मारा गया, जब अफलाक मारा गया, आवाज आई कि नहीं की? पिछली बार रामविलास ने भी कहा था जब बिहार में 29 एमएलए आए थे उनके साथ, तो लालू जी को कहा था कि किसी बिहार में किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाओ, मेरा समर्थन रहेगा। तो दलित के अलावा तो उन्होंने मुसलमानों की भी बात। देखिए, मुसलमानों की बात कहना, उनकी बातों पे न जाओ वो क्या कहता है, उनके कदमों की तरफ देख के वो किधर जाता है। कोई आदमी अगर आपसे कहे कि बड़े खूबसूरत आप हैं और आपकी गर्दन पर तलवार लगाए तो आप ये मत कहिएगा मेरी तारीफ कर रहा है, बल्कि मेरी गर्दन काट रहा है। लोगों के अमल देखिए, इन पार्टियों ने हमारे साथ क्या किया है उनका लीजिए। आज बिहार में पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किशनगंज में, नौकरी में हिस्सेदारी सबसे कम किशनगंज में, बच्चे जो पैदा होते हैं नवमौलूद बच्चे, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, वो सबसे ज्यादा किशनगंज में। यहाँ चाहिए 200 डॉक्टर, 132 डॉक्टर का पोस्ट है और बमुश्किल 30 डॉक्टर भी आपके यहाँ मुयस्सर नहीं है। पुलिस की धांधली किशनगंज में, नाकारे अफसर किशनगंज में, सैलाब में डूबकर हम मरे, यही थे गठबंधन के लोग थे। सरकारी मापदंड के मुताबिक जो बिहार का और सेंटर का रिलीफ कोड जो कहता है, वो रिलीफ कोड ये कहता है कि किसी की गाय मर गई तो 30,000 रुपए मिलेंगे, किसी का घर गिर गया रहने वाला तो उसको 95,000 रुपए मिलेंगे, किसी की खेती दाई हुई तो उसको 2700 रुपए मिलेंगे। क्या मिला? अंगूठा में मिला लोगों को? वो तो हम लोगों ने चीखा चिल्लाया और हमारे लीडर ने पार्लियामेंट में बात उठाई। जब सैलाब डूब रहा था कौन कौन देखने आया था वाली? आपको आप भी डूबे, आपके अंदर में भी पानी था। कौन आया था जिनको बात किया आपने? ये इनको अगर दर्द होता तो ये आते। हैदराबाद के उस आदमी को दर्द था तो मेरे घर पर दौड़ कर आया। देखो मेरे भाई, बात ये करो, जब बच्चा बीमार पड़ता है और अपना भाई ना अहल डॉक्टर हो तो गांव का कोई दलित होता है तो उसके यहां दौड़ कर जाते हैं। मैं अपने दर्द की दवा तलाश कर रहा हूं और अवैसी साहब ने पूरे हिंदुस्तान के दलितों की एक तमन्ना आवाज
पार्लियामेंट में उठाने का काम किया। मैं इसलिए लड़ा हूं, मैंने इनको जांचा है, परखा है, देखा है, इनके घर में, इनके आंगन में, इनके करीब रहकर मैंने देखा है कि ये लोग हमारे वोट के सौदागर हैं, हमारे मसाइल के बारे में कोई भी संजीदा नहीं है। आप ये तो पहले बताइए कि क्या हो रहा है आज। क्या आपको आज महानंदा नदी देख लीजिए, आप डंगरा में एक पुल है, वो पुल आप मत समझिए कि सीमांचल के लोगों का है, वो सेवन सिस्टर्स का है। वो अगर आपका आसाम, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय का मामला नहीं होता तो वो पुल भी नहीं बनता आपका। उसके बाद 50 किलोमीटर पर आप आइए, मस्तान चौक में पुल है। ये पुल जो है मस्तान घाट में, वहां पर महानंदा में, ये पुल किसके लिए है? ये डीएम साहब के लिए है, ये बीडीओ और सीओ के लिए है, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर ये आ जा सके। हमारे लिए पुल बनना चाहिए तो हमारे लिए पुल बनना चाहिए, छत्रगाछ के पास बनना चाहिए, खारूदों में बनना चाहिए, खरखड़ी में बनना चाहिए, इन क्षेत्रों में बनना चाहिए। हमारा पुल बनना चाहिए तो हमारा पुल लालबाड़ी में बनना चाहिए, हमारा पुल बनना चाहिए तो कुट्टी घाट में बनना चाहिए। इन जगहों पर पुल नहीं बन रहा है। आप चलिए लौचा, कनकई नदी पर एक पुल बन रहा है। 18 साल में ताजमहल तैयार हो गया था और 7 साल से पुल तैयार हो रहा है, पुल नहीं बन पा रहा है। मैं तो ये कहता हूं कि पुल नहीं बना है तो हमारे पीपा पुल बनाओ, हम साल के 8 महीने तो कम इस पर पार होंगे। ये बेईमान लोग वो भी काम नहीं करते हैं, अब उस पर कश्ती पर पार हो तो जुर्माना भी हमसे लेंगे। तो मैं तो ये कहता हूं, मैं गुलामी को कभी पसंद नहीं कर सकता। मेरे जुमले सुनिएगा, मैं गुलामी को कभी पसंद नहीं करता। अंग्रेजों को भगाने के लिए मेरे पूर्वजों ने गर्दन कटाई। आज भी देश की तरफ कोई नापाक नजरों से देखेगा, उसकी आंख फोड़ने के लिए गर्दन कटवाने के लिए तैयार है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उन बेईमान अंग्रेजों की भी हुकूमत होती तो आज हमारी नदियों पर पुल बन गया होता, हमारी बस्तियों में स्कूल खुल गए होते, बेटियों के लिए कॉलेजेस बन गए होते, पीड़ा में रोने वाली माओ बहनों के लिए गांव के स्तर पर हॉस्पिटल बन गया होता। नहीं बना तो इसके माने उन अंग्रेजों से भी जालिम कोई बैठा हुआ है। तो मैं समझता हूं कि अंग्रेजों की कुछ नाजायज औलाद अब भी इस देश में है जो हमारी किस्मत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारी जो लड़ाई है इन्हीं बेईमानों के साथ लड़ाई है। अंग्रेजों के थूक से पैदा होने वाले ये नाजायज औलादों ने हमारा इस्तेसाल किया है। हम इन्हीं के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बेईमान लोग हमसे वोट भी लेते। आज मेरा नौजवान जाकर कमा रहा है दिल्ली में, पंजाब में, सिर्फ वो अपना चूल्हा नहीं जलाता, अपनी बीवी की साड़ी और माँ के कफन के कपड़े, बाप के दवाई के लिए नहीं गया है, बल्कि वो ही कमाई कमाकर सबका विकास, सबका साथ कहने वाला मोदी को भी टैक्स देता है और न्याय के साथ विकास का नारा देने वाला, किशनगंज को महरूम रखकर नालंदा को संवारने वाला नीतीश कुमार को भी टैक्स देता है। ये टैक्स के पैसे कहां जाते हैं? हमारे टैक्स के पैसे तुम तो हमको यहाँ पर काम भी नहीं दे रहे हो और हम बाहर से कमा के लाते हैं तो तुम संवारते हो पटने को और तुम हमको संवार नहीं सकते। हम अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए सीमांचल के जन जन को कि जात मजहब के ऊपर से उठो। अगर 15 लाख रुपया किसी अहमद के खाते में नहीं आया तो 15 लाख किसी रामू के खाते में आया क्या? नहीं आया। तो सबको ठगाया इसने। इसलिए सीमांचल के लोगों उठो। जब तक अपने आप को नहीं उठाओगे आपके साथ इंसाफ का काम नहीं होगा। अभी मुर्गी पालन के लिए शेड आ रहा है, आपको सुनकर होगा कि डिस्क्रिमिनेशन तलाश कीजिए क्या हो रहा है। अरे पटने में भी मेडिकल कॉलेज, पटने से 70, 80, 90 किलोमीटर की दूरी पर आरा, मुजफ्फरपुर और आपका गया, सब जगह मेडिकल कॉलेज, सब जगह यूनिवर्सिटियां, सब जगह डेंटल कॉलेज, सब जगह इंजीनियरिंग कॉलेज और हम 500 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारे लिए कुछ भी नहीं। ये बेईमानी किस लिए? ये बेईमानी उन्हीं लोगों की है जो लोग आपका वोट लेकर जाकर उनकी गुलामी की आपकी आवाज नहीं उठाए। मैं कहता हूं कि अपने नस्लों को गुलाम मत बनाओ, इनके लिए उठने का काम करो मेरे भाई। अभी जो मैं बात कर रहा था आपको कि अभी किसानों के, बेरोजगार नौजवानों के रोजगार देने के लिए एक आया हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से कि मुर्गी पालन के लिए, कुक्कुट पालन के लिए बच्चों को प्रोत्साहन की राशि दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी। आपको सुनकर हैरत होगी, 70 या 72 शेड आए नालंदा के लिए और किशनगंज के लिए सिर्फ 3। ये आंखें खोलने का मामला नहीं है। वो जो नेता कहते हैं कि किशनगंज की समस्याओं का समाधान हो गया, क्या किशनगंज में बच्चों के लिए स्कूल मिल गए? जितने हाई स्कूल अपग्रेड किए गए, मिडिल स्कूल का और प्राइमरी स्कूल का टीचर हमारे क्लास 10 के बच्चे को पढ़ाता है। नतीजा ये होता है कि बच्चा 10वीं पास कर जाता है कि एप्लीकेशन लिखना नहीं आता है। एक भी कॉलेज हमारे यहाँ नहीं जो बच्चा ले। आप नेहरू कॉलेज जाइए, आप जाइए मारवाड़ी कॉलेज, आप देखिएगा कब्रिस्तान का सन्नाटा है, लगता है कॉलेज में नहीं, अस्पताल में आए हुए, शमशान में आए हुए। ये जो बेईमानी हो रही है मेरे भाई, आप जाइए महानंदा नदी में हर दिन जाम है, आप लगेगा 1.5 किलोमीटर का जाम हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। आप इसी पर लाखों रुपए यहाँ पर कटिंग हुआ है। सैलाब में जो टूटा पिछले साल पुल पुलिया टूटे, वो पुल पुलिया क्यों नहीं बने? केरल में जो आया अभी सैलाब, केरल से कम भयानक सैलाब हमारे यहाँ नहीं था। केरल का मुद्दा नेशनल नहीं इंटरनेशनल मुद्दा बना और हमारे यहाँ का सैलाब
है ना। अब सरकार को यदि तुम्हारा पुल टूटा, मेरा घर टूटा तो कौन बनाएगा? मेरे घर की राशि क्यों नहीं मिली? ये देखिए, जिस्म का हर हिस्सा दागदार है। आप मुद्दे की बात करते हैं, किसकी बात करूं मैं? जिस्म का पूरा हिस्सा दागदार है, मरहम कहां कहां हम रखें? मुद्दा ही मुद्दा है सीमांचल में। सीमांचल बदनसीबी की जिंदगी में जी रहा है और इस बदनसीबी से निकालने के लिए हम तो यहाँ के जन को, यहाँ के कन को जगा रहे हैं कि हमारे पूर्वज उठे थे। मुद्दों की बातों में और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कि आपके असदुद्दीन ओवैसी था, हाँ, जो AIM के लीडर, वो 3 तलाक के बिल में एक अपोज किया, बाकी लोग सभी समर्थन किए, सिर्फ एक आदमी अपोज किया। आप ही तो कहते हैं, आप ही तो कह रहे हैं कि भाई वहां से क्यों लिया, इसीलिए तो लाया उनको कि वही एक अकेला तनहा था। जब तलाक के बिल पर, मैं आपको बता दूं, हजरत मौलाना हमारे जो MP थे, उस बेचारे का बड़े आलिम थे, बड़े मुत्तकी, बड़े मुफक्किर, बल्कि सीमांचल का ऐसा कोई नादिर हीरा हमारे पास नहीं है जो उनका इल्मी मुकाबला कर सके। लेकिन मैं समझता हूं कि 4 बार इलेक्शन हार गए थे। लेकिन लोगों की मानना, मेरी बात सुन लीजिए कि 4 बार वो इलेक्शन हार गए थे। शायद उस बेचारे को इलेक्शन हारने का उतना गम नहीं था जितना गम कांग्रेस ने उसको तलाक के बिल पर बोलने की इजाजत नहीं देकर के दिया। उस बेचारे को इस बात का बड़ा सदमा था कि मुझ जैसे एक आलिम दीन को भी तलाक के मौजू पर कांग्रेस ने बोलने नहीं दिया, इसका बड़ा सदमा था और उसको इलेक्शन के हारने का गम नहीं था। ये कांग्रेस हमारे एक आलिम दीन के साथ इंसाफ नहीं किया शरीयत के मामले में। और असदुद्दीन ओवैसी ने जब तलाक के मुद्दे को बहस का मौजू बनाया, पार्लियामेंट की दीवारों से निकलकर उनकी आवाज बाहर गई। पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों ने, मुफक्किरों ने, मजहबी पेशवाओं ने, हमारे सब ने इसको चर्चा बनाया, जिसका नतीजा वही कांग्रेस जो पिछली बार हमारे एक आलिम दीन को तलाक के मौजू पर बोलने की इजाजत नहीं दिया था, रंजीता रंजन जी को हफ्ता दिन का कोचिंग करा करके सूर्य निसा और सूर्य अल बकरा का नाम रटा करके बहस करवाने पर मजबूर किया। ये वही असदुद्दीन ओवैसी है जो सिर्फ कारवां को हाँकता नहीं है, कारवां का रूप बदल देता है। रूप बदलने का काम किया है हमारा लीडर ही करता है। लेकिन ये 3 तलाक पर बात की, आपने कहा कि मैंने 30 हाई स्कूल को अपग्रेड करके लाया, जिस हाई स्कूल में अब तक एक टीचर नहीं जी, तो उस पर कभी आपके लीडर ने बात नहीं उठाई? लीडर ने बात, मेरा लीडर नेशनल इशू पर बात उठा रहा है, मैं घर का काम कर रहा हूं। आप घर के मालिक को कहिएगा कि आप चाय खाने में चाय नहीं बनाए, अरे उसके लिए भी काम है ना यार। मैं किशनगंज का लीडर हूं, मैं किशनगंज में बात कर रहा हूं। उन्होंने धारा 371 की बात की। धारा 371 मास्टर की है, वो हमारे स्कूल, हमारे हॉस्पिटल, हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और सीमांचल के 72 सालों का हिसाब है उसमें। देश के जिन हिस्सों में धारा 371 के तहत डेवलपमेंट काउंसिल बनाया गया है, वहां सारे मुद्दे हल हुए हैं। मैं यहाँ ये आवाज मुसलसल उठा रहा हूं, है ना, और यहाँ के लोगों को आईना भी दिखा रहा हूं। मेरा लीडर तो इसीलिए कहा कि तुम्हारे यहाँ का हर एक MLA को भी लाल बत्ती दे दी जाए तो तुम्हारे मसले का हल नहीं होगा। तुम्हारे मसले का हल धारा 371 में है। धारा 371 को अगर सरकार ने स्वीकार किया और यहाँ के लोगों ने लड़ाई लड़ी और हम उसकी लड़ाई का आगाज कर रहे हैं, तो वहां की नस्लों को 72 साल माजी का इंसाफ मिलेगा। और वहां के लोग भी, वहां के बच्चे भी, वहां के बूढ़े सिर्फ कमर को तैयार दूसरों का रस्सी का रस्सा के लिए नहीं, बल्कि उनका बेटा भी दारोगा बनेगा, उनका बेटा भी डॉक्टर बनेगा, उनका बेटा भी इंजीनियर बनेगा, रोजगार के मौके आएंगे, नई फैक्ट्री खुलेगी तो टैक्स रिबेट उनको मिलेगा। यहाँ पर 8 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल के लिए आप जान रहे हैं बंबई के कारखाने उठ आज जा रहे हैं इधर हमारे नॉर्थ के स्टेट्स में। क्यों? इसलिए कि वहां टैक्स रिबेट है, टैक्स नहीं हो रहा। हमारे इलाकों को भी बनाया जाएगा। आज हमारे यहाँ चाय की पैदावार हो रही है, सारे धन्ना सेठों का मिल है। आज हमारे यहाँ अनानास की पैदावार हो रही है, एक भी प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगाई गई। आज हमारे मक्का की खेती हो रही है, मक्का की खेती के बारे में समर्थन मोल नहीं दिया। धान को देखिए, बीमार लोगों का अभी 11-11, 1200 रुपए में धान बेचा हमारे किसानों ने। पिछले साल 900 बेचा था, समर्थन मूल्य 1550 था, इस साल 1700 हुआ है। लेकिन कितने लोगों को मिल पाएगा? ये सारे ऐसे पैतरे कर दिए हैं। बगुला को थाल में खीर दे दो तो बगुला खा नहीं पाएगा, और इतना पेचीदा कर दो सिस्टम को कि कोई किसान बेच नहीं पाएगा। सारे सेठ साहूकार लोग बेच रहे हैं सारे। अभी देखिए ना, किशनगंज में हर महीने में कम से कम डिलीवरी केसेज में दर्जनों महिलाओं की मौत हो रही है। और गांव में जानते कि कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो डिलीवरी में वो डॉक्टर यहाँ नहीं पहुंच पाती हैं। इतनी पीड़ा, इतना दर्द तो गुलामी हिंदुस्तान में भी नहीं था। तो इसी के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारे मुद्दे हैं कि हम सीमांचल के साथ हमारा जो संघर्ष है समाधान दफा 371। आपने अभी कहा कि कांग्रेस ने हमारे एक मौलाना को बोलने तक की इजाजत नहीं दी, जिस मौलाना के लिए आपके दिल से एक आह निकल रहा है
जी बिल्कुल। इसी मौलाना साहब को हाँ। आपके लीडर ने असुद्दीन ओवैसी साहब ने हाँ। ठाकुरगंज के गांधी मैदान पर हाँ। जब चेतना सभा को संबोधित किए थे, हाँ। तो वही मौलाना को कोस के चले गए थे। भाई कोस के जिंदा होंगे तो इख्तलाफात भी होंगे, इल्मी इख्तलाफात भी होंगे। सवाल ये पैदा होता है कि मौलाना ने खुद जब कहा कि कांग्रेस ने मुझे बोलने नहीं दिया, मेरे लीडर का यही कहना था कि अगर बोलने नहीं दिया तो बगावत करनी थी, उसको कोसने की क्या बात है? अरे सियासत में तो ये इख्तलाफात होते ही हैं, सियासत में इख्तलाफात होते ही हैं, ऐसी क्या बात? उसने कोई गलत बात, जिस बात को हमारे लीडर ने कहा उसको तो हजरत मौलाना ने खुद ही एतराफ किया था कि मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि ये बिल औरतों के हुकूक के खिलाफ था, ये बिल दस्तूर हिंद के खिलाफ था, ये बिल हमारे शरीयत के खिलाफ था। मैं बोलना चाह रहा था और पार्टी ने मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी। ये तो हजरत मौलाना ने कहा, आपके सोशल मीडिया में सबूत है इसका। उस बेचारे को खुद ही दर्द था। लेकिन हाँ। ये कहा जाए कि आपने ये कहे कि धारा 371 जी लोगों के अमूमन एक डर लगने लगा है कि 15 लाख की सपना जो था नरेंद्र मोदी ने दिखा करके कि प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए जाएंगे, यही लोगों को ये लगने लगा कि ये धारा 371 जो है ये भी एक चुनावी जुमला बन के रह जाएगा। देखिए चुनावी जुमला, देखिए आदमी जब वहशत में हो तो हर चीज उसे उल्टी नजर आती है। लैला उसे नजर आता है, मजनू उसे नजर आती है। जो लोग वहशत में हैं, जो लोग दहशत में हैं, अभी क्या हुआ बिहार में, सीतामढ़ी में जैनुल आबिदीन अंसारी को जबह करके जलाया गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई बोलने की। मुझे गद्दी नहीं, मैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का दावा नहीं हूं, मैं संघर्ष करने का आदी हूं और संघर्ष कर रहा हूं। मैं लोगों को ये कहता हूं कि न यह रामराज है न खिलाफत राशिदा है कि तुम्हारे बुझे हुए चूल्हे को कोई देखने के लिए आएगा। इस संसार में रहना तो संघर्ष करना पड़ेगा। धारा 371 हमारा एक संघर्ष है। मुझे क्या मुख्यमंत्री बना देंगे? ये जो बोले वो बेईमान लोग, जो लोग गद्दी पर बैठे हैं, उसको अपने जुमले पूरे करने चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि लहू का आखिरी कतरा तक मैं लड़ूंगा इसके लिए कि धारा 371 मैं तो लड़ाई लड़ रहा हूं ना। तो आप मेरे जुमला बोल रहे हैं, मेरी लड़ाई यही है। मैं कर रहा हूं, मैं स्कूल की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं कॉलेज की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं रोजगार की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं पुल की लड़ाई लड़ रहा हूं। इसी सामूहिक लड़ाई का नाम धारा 371 है। धारा 371 का आसमानी कुछ माना जाए आप जीत गए, हाँ, और धारा 371 लागू नहीं कर पाए, लागू नहीं कर पाए, संघर्ष करेंगे। हमने क्या कहा? हमने जनता को क्या कहा कि हम संघर्ष करेंगे, उसके लिए जेल भरेंगे, सड़कों पर आंदोलन चलेंगे। जनता का साथ तो इसीलिए मांग रहे हैं। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम संघर्ष का कदम होगा हमारा। संघर्ष तो अभी भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे, कल और मजबूत तौर पर संघर्ष करेंगे। आज मैं पहरा कर रहा हूं, मेरे कमर में पट्टी नहीं है, कल चौकीदारी से पहरा करूंगा। और संघर्ष ही समाधान है, जान लीजिए आप। बगैर संघर्ष के, बगैर दर्द के कोई औरत मां नहीं बनती। बगैर जमीन का सीना चुरे हुए कोई किसान फसल नहीं उगा सकता। और दुनिया में जो कौम संघर्ष नहीं करती है, आप जाकर के देख लो, जाट संघर्ष कर रहे हैं कि नहीं? जाट की हालत इतनी अच्छी है कि हमारा सीमांचल का आदमी उसके खेतों में मजदूरी करता है। मोटी मोटी बीवी उनकी, मोटी मोटी गाय उनकी, ऊंचे ऊंचे मकानात उनके, हरियाली वाली खेती उनकी, और वो जाट संघर्ष के लिए लड़ रहा। और आप जाकर के देखिए गुज्जरों को, उनकी हालत हमसे अच्छी। राजस्थान में बलिदान दिया उन्होंने, अभी जाटों ने तो 11,000 करोड़ की क्षति पहुंचाई सरकार को, वो लड़ाई लड़ रहा है। आप जाकर के देखिए गुजरात में पटेल लड़ाई लड़ रहा है। तो ये लड़ाई लड़ रहा है। अरे नबियों का काम संघर्ष करना हुआ, नेता का काम संघर्ष करने का काम हुआ। गांधी आए, संघर्ष किए, मौलाना आजाद ने संघर्ष किया, भीमराव ने संघर्ष किया। बगैर संघर्ष के ये जो लोग होते हैं, कुछ हवा महल बना लेते हैं, तस्वुरात की दुनिया में जीते हैं। मैं अक्सर कहता हूं, तमन्नाओं से तकदीर नहीं बदलती और मातम करने से मुसीबतें नहीं टलती हैं। यह आलम असबाब है। जो कोशिश करेगा उसका हिस्सा उसको मिलेगा। मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं पुरुमीद हूं कि मैं सरकारों ने जो हमसे जुल्म किया है, नाइंसाफी की है, हम उसका पाई पाई वसूल करेंगे। जनता ने अगर हमारा साथ दिया तो पार्लियामेंट में आवाज भी उठाऊंगा और इन सड़कों पर, रेल की पटरियों पर सोकर इनका हक दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। पिछले दिनों आपने हाँ, कुर्बानी देकर के भाजपा को रोकने का काम किया जी। इस बार भी एनडीए के उम्मीदवार हैं, फिर महागठबंधन के उम्मीदवार जी। हैं, उसी में फिर बीच में आप भी हैं। तो इसमें लग नहीं रहा है कि पिछले बार आपने कुर्बानी देकर के रोकने का काम किया, इस बार तो कोई कुर्बानी देने वाला है नहीं। मैं कुर्बानी तो मैंने दिया था। आज जनता ये कह रही कि तुमने कुर्बानी दिया था, तुम्हारा हक बनता है, तुमको आना होगा। अरे जनता की उसकी कदर मैंने उस वक्त भी किया था। आज जनता तो खुद ही मेरे पीछे कर रही कि तुमने कुर्बानी दिया है, तुमको खड़ा रहना पड़ेगा। आज जो देख रहे हैं, किशन की तारीख का पहला वाकया होगा कि एमपी का इलेक्शन हार जाने के बाद कोई आदमी मुसलसल मैदान में खड़ा